हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक में। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही शानदार खुशखबरी देने वाला हूं, जिसकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है और उसने 12वीं कक्षा पास कर चुका है। बहुत ही जल्द एसएससी जीडी कांस्टेबल में वैकेंसी आने वाली है और 1 2 या 3 नहीं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। लगभग 50,000 से ज़्यादा वैकेंसीज होंगी। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में। किस विभाग में, असम राइफल्स जैसे हो गया उसमें कितनी वैकेंसीज बची हैं और ये मुझे न्यूज़ कहाँ से मिला, सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोगों को मुबारक हो जो कि 18 से 23 वर्ष तक के स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12th पास कर चुके हैं। बहुत जल्द ही एसएससी जीडी कांस्टेबल में वैकेंसी आने वाली है। तो और जिसका सपना है वर्दी पहनने का, वो भी सपना साकार होगा। केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी उस प्रश्न के जवाब में दी जिसमें उनसे पूछा गया था कि किसी सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसमें कितनी वैकेंसी मंजूर है। मतलब किसी भी विभाग में जो सीएपीएफ से रिलेटेड है उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितनी खाली है और कितनी भरी गई हैं और सरकार ने उनको भरने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, उन सारी डिटेल मांगी है। तो उसके आंसर में केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसको सीएपीएफ कहते हैं इंग्लिश में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसमें कितनी वैकेंसी खाली है, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत ही आसानी से मिलेगी कि सीएपीएफ में कितनी वैकेंसी खाली है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में वर्तमान में 84,405 पद खाली पड़े हैं। इन पदों को दिसंबर 2023 तक भरा जाएगा। सरकार ने बुधवार को संसद में यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के जवाब में बताया कि प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में स्वीकृत वैकेंसी की संख्या 10,05,779 है। इसमें से 84,405 पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन रिक्त पदों को दिसंबर 2023 तक भरने का फैसला किया है। जीडी कांस्टेबल, जिसको एसएससी के थ्रू होता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के 25,271 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हो चुका है। सरकार बीएसएफ, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में रिक्तियों को जल्दी से भरने के लिए कदम उठा रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वर्तमान में 84,405 पद खाली पड़े हैं, लेकिन 25,271 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन ऑलरेडी हो चुका है। और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एसएसबी में रिक्तियों को जल्दी से भरने के लिए कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक असम राइफल्स में कितने वैकेंसी, असम राइफल्स में 9,659 पद खाली हैं, जबकि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 19,254 पद खाली हैं, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 10,918, जबकि सीआरपीएफ में 29,985 और आईटीबीपी में 3,187, एसएसबी में 11,405 पद खाली हैं। अब स्वीकृत पद कितने हैं, जैसा कि मैंने आपको मैं बता चुका हूँ। असम राइफल, ये है बल, स्वीकृत पद वैकेंसी। असम राइफल में 65,520 पोस्ट होने चाहिए एग्जैक्टली में, लेकिन आज के डेट में 9,659 पद खाली। बीएसएफ में 2,65,277 पूरे सिपाहियों की संख्या, जबकि 19,254 खाली है। सीआईएसएफ में 1,64,124, जबकि उसमें उसके परिप्रेक्ष्य में 10,918 पोस्ट खाली हैं। सीआरपीएफ में 3,24,654 वैकेंसीज मतलब 3,24,654 टोटल पद है, जिसमें 29,985 पद खाली हैं। आईटीबीपी में 88,430 पद हैं, जिसमें 3,187 पद खाली हैं। एसएसबी में 97,774 पद कुल हैं, जिसमें 11,402 पद खाली हैं। और इस तरीके से 10,05,779 पद टोटल हैं सीएपीएफ के थ्रू, जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आते हैं।
और उनमें कुल भर्तियों की संख्या जो कि अभी खाली हैं पदों की संख्या वो है 84,405। और ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है जो कि आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा बेहतर साबित होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस वैकेंसी में जाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी पात्रता है कि एज वैसे नॉर्मल तो रहती है 18 से 23, लेकिन ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी इन लोगों के लिए छूट रहता है। इन लोगों के लिए ओबीसी के लिए 3 साल जबकि एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है। और अगर किसी को भी उसमें पात्रता, जैसे इसके लिए सबसे पहली बात है कि आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म की तिथि जो है वो बहुत जल्द आ जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि 2023 में सरकार को ये भर्ती पूरी करने का टारगेट है, तो अगर उसको 2023 दिसंबर तक अगर ये भर्ती पूरी चाहिए तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 2022 में वैकेंसीज़ आएगी ही आएगी और बहुत जल्द ही आने वाली है। और क्योंकि फिर उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीने कम से कम फॉर्म भरने की डेट होती है कि हाँ इतने से इतने डेट तक आपको फॉर्म भरना है, फीस पेमेंट, उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम कंडक्ट होने में कम से कम 2-4 महीना, तो लगभग ये दिसंबर तक भी अगर एग्ज़ाम हो जाता है, उम्मीद किया जा सकता है जैसा होगा उसके लिए आपको अपडेट दिया जाएगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको केवल योग्यता और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस भर्ती को बहुत ही जल्द होने की उम्मीद है। और इसके लिए क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जैसे रेस होता है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट बिलोंगिंग लद्दाख रीजन। अगर लद्दाख रीजन के स्टूडेंट को छोड़कर, कैंडिडेट को छोड़कर जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में दौड़नी है, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, 8 मिनट 30 सेकंड में महिलाओं के लिए। और अगर लद्दाख रीजन के हैं तो उनके लिए अलग चीज़ें हैं। लद्दाख रीजन के लिए जो है 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, 6.5 मिनट में 1600 मीटर केवल लद्दाख रीजन वालों के लिए। जबकि महिलाओं की, अगर महिलाएं लद्दाख रीजन से हैं, लद्दाख क्षेत्र से हैं, तो उनको 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। और वहीं बात आती है हाइट की बात अगर हम कर ले तो हाइट चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, केवल उनकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा किसको कितनी छूट दी गई है। एसटी कैंडिडेट के लिए कितनी, अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का है तो उसको कितनी छूट दी गई है, अगर कोई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उसको कितनी छूट दी गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले जनरल, एससी और ओबीसी के लिए जो मेल कैंडिडेट होनी चाहिए उनकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर। और अगर वो महिला है तो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। अब किसको किसको छूट दी गई और कितनी छूट दी गई है या उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो अब हम इस लाइन में पढ़ेंगे। द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब एसटी कैंडिडेट अगर है तो और मेल है तो उसके लिए 162.5 सेंटीमीटर चाहिए हाइट, और यदि वो फीमेल है तो उसको चाहिए 150 सेंटीमीटर। और यदि कोई एसटी कैंडिडेट है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा ये सब के हैं तो उसमें मेल कैंडिडेट को 157 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट को 147.5 सेंटीमीटर। अगर कोई कैंडिडेट्स जो कि गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगराज, मराठास और ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि असम के, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आते हैं तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वह 165 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा के आते हैं तो उनमें मेल कैंडिडेट की हाइट जो है 162.5 और फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि गोरखा क्षेत्र से आते हैं जैसे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियोंग और जो कि मौजा सब डिवीज़न, जैसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से जैसे नाम है लोहागढ़ टी गार्डन, लोहागढ़ फॉरेस्ट, रंगमोहन,
बराछेंगा, पानी घाट, छोटा आदलपुर, पहाड़ू, सुखना फॉरेस्ट, इन सब में जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी हाइट की बात की जाए तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, जबकि अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर। बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। और बात रही चेस्ट की, तो चेस्ट या हाइट कुछ भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात होती तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है उसके बाद ही आपको बुलाते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। उसमें दौड़ होता है, फिर उसके बाद चेस्ट हाइट ये सब नापते हैं। तो बात रही चेस्ट की, तो चेस्ट जो है जनरल SC OBC कैंडिडेट अगर है तो उनका बिना फुलाए हुए जो चेस्ट होता है मेल कैंडिडेट में वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद जो है वो कम से कम 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब एक्सपेंड मिनिमम एक्सपेंशन जो है चेस्ट का मेल कैंडिडेट में वो 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। वहीं फीमेल में ये ज़रूरत नहीं होती। और ST कैंडिडेट के लिए जो है 76 सेंटीमीटर चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो कि गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा कैंडिडेट हैं उनकी जो चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर से कम नहीं आना चाहिए और कम से कम फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर, मतलब एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। और ऐसी कैंडिडेट जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, जो सब डिवीज़न है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें कलिम्पोंग, कुर्सियोंग और बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे लोहागढ़, टी गार्डन, लोहागढ़ फॉरेस्ट, इन लोगों को विशेष आरक्षण मिला है क्योंकि सभी जगहों के मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा गया और उनके आधार पर ही यह डिसाइड किया गया है कि किसका कितना होना चाहिए। तो इनके लिए जो है वो 77 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये उन कैंडिडेट की बात हो रही है जो कैंडिडेट रिटन क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जाएंगे, ये उनके लिए मान्यताएं हैं। और फिर जिन कैंडिडेट ने पहले दौड़ क्वालिफाई कर लिया, दौड़ क्वालिफाई करने के बाद उनका मेडिकल होता है, अगर उसने मेडिकल भी क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिस स्टूडेंट का मेडिकल में पास हो जाएंगे उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा था उसमें जो जो मेंशन किया क्या वो सच में 10th का रोल नंबर, उसमें कितने मार्क्स आपने पाए, सारी डिटेल चेक होते हैं। 12th के में रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, उसमें आपने कितने मार्क्स पाए, कौन सा बोर्ड है, क्या आपने फॉर्म में जो भरा था वही डिटेल सारे हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो भी इनमें पास हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट बुलाया जाता है, वही लगभग ज़्यादा नहीं, वेटिंग के लिए तो ज़्यादा नहीं रखते हैं CAPF में। फिर उसके बाद जिसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है और इस आधार पे एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखें, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। और अगर उस पर लगा कि मुझे इस पर वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में देना है तो मैं आपको फुल डिटेल में और भी चीज़ें दूंगा। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल बाकायदा कमेंट में लिखें, मैं आपको सारी जानकारी ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। होप आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं आपको जो भी अपडेट हो, जैसे CGD हो चाहे सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, मैं आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिस्क्रिप्शन के साथ दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।